Hello students, I am Sajjan Bhardwaj. Today I am going to take the last part of our lesson, the fundamental unit of life. So far you must be clear, fundamental unit of life means cell. Cell के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो I have already told you it is the very important unit of life. Without cell we cannot think of life. सेल के बिना हम लाइफ के बारे में इमेजिन नहीं कर पाएंगे. It is the basic thing. So far we have studied the history of development of the research, you can say, कि किस तरह से सेल के बारे में डिस्कवरी होती है, कौन कौन से फेजेस से डिस्कवरी पास होती है और उसके बाद किस किस साइंटिस्ट का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा. सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि सेल के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं. उसके बाद उसके जो कंपोनेंट थे जैसे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, I have already discussed in the previous video. It is a final video regarding this chapter. However, I can make many more, but I have to keep the limit as per the class 9 syllabus. Today I will discuss the diagram mainly because I have to discuss the cell organelles. सेल ऑर्गेनल की बात अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले बताया है सेल ऑर्गेनल्स मींस द स्मॉल स्ट्रक्चर्स which are present within the cell, like एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये आप देख पाएंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं सराउंडिंग में अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज ए एक्सटेंसिव नेटवर्क. नाम लिख देता हूं, यहां मैंने सभी के नाम पहले से लिखे हुए हैं. वैसे इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum, I will divide it into two parts. One is called the rough endoplasmic and another is known as the smooth endoplasmic reticulum. तो पहले आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर फोकस करिए, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस इन द सेंटर, जिसके बारे में हमने डिटेल पहले पढ़ा है, ठीक है. तो न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दीजिए. न्यूक्लियस के अराउंडिंग का ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है, जो हम कह सकते हैं इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड्री ट्यूब्यूल्स और सैक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है. और वेसिकल भी हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं, यानी इट इज द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड tubules, sac and vesicles. It occupies a major portion. न्यूक्लियस के अराउंड का मेन हिस्सा, आपका जो पूरा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एक बहुत बड़ा एरिया ये ऑक्यूपाई करता है. बी केयरफुल स्टूडेंट, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है. ध्यान करेंगे प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए इसके पास अपने एक यूनिट भी होती है खुद की. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा. वन इज नोन एज द ER, SER रादर से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरे को मैं बोलूंगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. याद रह जाएगी बात. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखना चाहते हैं तो इट कैन बी सीन इन द यंग सेल्स. यंग सेल, जो जवान सेल हो, डिवाइड हो रही हो, उनमें डिवीजन के टाइम पर आप इसको बहुत क्लियरली देख सकते हैं. हालांकि उस टाइम पर हम कुछ और दूसरी चीजें भी देख पाएंगे, वो एक अलग पार्ट है. When I say SER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखिए जब आप रेटिकुलम को देखेंगे ध्यान से तो आप इस रेटिकुलम को यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने यहां छोटे छोटे डॉट्स बना रखे हैं. तो स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मैं फिर से बना दूं, मान लीजिए स्ट्रक्चर है हमारे पास. If the structure contains the dots over it, these dots are actually ribosomes. राइबोसोम के बारे में अगर हम बात करें तो राइबोसोम एक तरह की साइट है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कंट्रीब्यूट करती है. तो जिसके पास ये चीज आ गई है
endoplasmic reticulum which contains the ribosomes over it. That is known as the rough, RER का मतलब rough endoplasmic reticulum. और जिसके पास ऐसा नहीं है उसको क्या बोलेंगे? स्मूथ. तो हमारे पास अगर इस तरह से है which don't have the ribosomes over it, it is smooth endoplasmic reticulum. और अगर उसके ऊपर ribosomes appear हो गए हैं प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए, then it becomes the rough endoplasmic reticulum. तो ये चीज आपने ध्यान करनी है. जब मैं स्मूथ की बात करूंगा तो स्मूथ का मतलब नो प्रोटीन सिंथेसाइज देयर, वहां पर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा. और पर्टिकुलरली ये लीवर की जो सेल्स होती है हमारे पास, लीवर आप सभी समझते हैं हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. और जो एडिपोज टिश्यू हम अगले लेसन में पढ़ेंगे उसके अंदर, और जो आपकी मसल्स होती हैं उनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अवेलेबल होता है. रफ की जब बात करेंगे तो रफ जैसे मैंने बताया आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स होंगे, और जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक होता है ये सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स. यानी रफ एंडोप्लाज्मिक ये पूरी का पूरा रफ है, जिसके ऊपर भी ये डॉट 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 आपको दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं. तो ये आप यहां पर रफ जिसके ऊपर है दैट मींस इट कंटेन द राइबोसोम एंड राइबोसोम इज जस्ट लाइक ए फैक्ट्री. ठीक है, याद करिए मैंने न्यूक्लियस में भी एक फैक्ट्री बताई थी प्रोटीन के बारे में, वो एक 1 मार्क क्वेश्चन है, रिकॉल करिए उस वीडियो को दोबारा से देखिए. लेकिन यहां पर मेन रोल रहता है. अब जितना भी प्रोटीन बनेगा, लिपिड्स बनेंगे, उन लिपिड और प्रोटीन से ये जो बाहर का ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा कवरिंग, उस कवरिंग का नाम हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है. और उस प्रोसेस का नाम मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, दोबारा भी आप सुन सकते हैं. इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. याद रहेगी बात. तो एक तो हमारे पास मेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी फर्स्ट ऑर्गेनेल है. ये दो हिस्सों में टूट गई है. स्मूथ एंडोप्लाज्म टूट गई नहीं, सॉरी, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मूथ एंड रफ. स्मूथ मींस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स. वो मैंने बताया आपको लीवर सेल या एडिपोज टिश्यूज में मिल जाएगा, मसल सेल में भी होता है. वो प्रोटीन नहीं बनाता है. ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए कौन जरूरी है? राइबोसोम. दिस इज रिटन ओवर हियर, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है वो रफ बन जाएगा. अब मेन रोल सुन लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन रोल क्या होता है? इसका मेन रोल है, ये एक तरह का चैनल, जैसे टीवी के हमारे चैनल होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. तो ये जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हेल्प करता है, चैनल प्रोवाइड करवाता है. हालांकि पैकिंग का काम अभी बात करूंगा, गोल्जी एपरेटस वो करता है, लेकिन ये चैनल प्रोवाइड करेगा किसके बीच में? जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है. देयर आर मेनी सेल ऑर्गेनेल्स. जैसे आप न्यूक्लियस की बात पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं हुआ. ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. साइटोप्लाज्मिक का मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, उनको साइटोप्लाज्मिक बोलेंगे. न्यूक्लियस को यहां काउंट नहीं करेंगे. आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की सराउंडिंग में है, न्यूक्लियस से एक तरह से अटैच्ड है, लेकिन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसके बीच में ये प्रेजेंट है. इसके साथ और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप देख पा रहे हैं. गोल्जी एपरेटस देखेंगे, ठीक है, हमारे पास सेंट्रोसोम्स देखेंगे, पेरिसोम्स देखेंगे, क्रोमेटिन मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर आएगा. तो ये सभी चीजें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये चीज आपने ध्यान करना. तो ये प्लीज दोबारा सुन लीजिए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है जिसका अपना खुद का सेल एक तरह से मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब मेम्ब्रेन उसके ऊपर कवर लगे हुए होते हैं ताकि वो दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं हो जाए. मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स. ट्यूब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो बहुत पतली ट्यूब हो उनको ट्यूब्यूल्स बोला जाता है. सैक एंड वेसिकल्स. ठीक है, एंड ER इज विजिबल इन द यंग एंड डिवाइडिंग सेल्स. ER का मेन फंक्शन बताया मैंने, इट सर्व एज ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द वेरियस रीजन्स. हमारे पास ये जितना भी एरिया है इसके बीच में ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल प्रोवाइड करता है.
याद रहेगी बात? चलिए, तो ये बात है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद दूसरा जो मैं लेना चाहूंगा आपके लिए, दैट इज गोल्जी एपरेटस। अब जब गोल्जी एपरेटस की बात करते हैं तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, दो वर्ड यूज किए जाते हैं। यहां लिखा है मैंने गोल्जी एपरेटस एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं जिस पर अभी पेन घूम रहा है, इसको गोल्जी एपरेटस बोलेंगे। कुछ बुक्स में गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी लिखा जाता है, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। बेटा एक ईयर आपने याद रखना है गोल्जी एपरेटस के लिए 1898, याद रहेगा स्टूडेंट्स 1898। कैमिलो गोल्जी, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है पूरा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कैमिलो गोल्जी, ही वॉज इटालियन, इटली के रहने वाले थे। ही वॉज डॉक्टर एंड यू कैन से न्यूरोलॉजिस्ट। और 1906 में, he was a very intelligent person, 1906 में he was awarded with Nobel Prize, नोबेल प्राइज मिला न्यूरोलॉजी में, जो वो रिसर्च कर रहे थे उसके लिए उन्हें। लेकिन 1898 में जो मैं बात कर रहा हूं कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की डिस्कवरी की, एंड दैट इज कॉल्ड द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी के नाम से गोल्जी, और एपरेटस का मतलब एक्चुअली होता है द सेट ऑफ यू कैन से डिवाइसेस विच वी आर यूज इन आवर साइंस लैब। एपरेटस का मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ एपरेटस का मतलब ये नहीं, यहाँ एपरेटस का मतलब ये है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल, इट इज ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल विच हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। आपने वो पैकर्स एंड मूवर्स सुना होगा ना, एक कंपनी है कोई जो सामान आपका पैक करती है और एक जगह से दूसरी जगह भिजवा देती है। तो ये आप सभी बच्चों को ध्यान करना है कि ये हमारे पास पैकेजिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जितनी भी मैच्योर यूकैरियोटिक सेल होती है, मैच्योर यूकैरियोटिक सेल, एक्सेप्ट आरबीसीज एंड स्पर्म्स, आरबीसी को छोड़ दें और स्पर्म्स को छोड़ दें, तो गोल्जी एपरेटस सभी मैच्योर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर के आप देखो ये अरेंजमेंट, एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा है, लाइक दिस। दे आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टैक, जैसे कि इस चीज की तह लगा करके हम रख दें, एंड दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके ये जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर का, इसमें हम कह सकते हैं द स्ट्रक्चर्स और यू कैन से स्टैक्स आर सेट बाउंडेड इन पैरेलल, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है। और इसके मैंने मेन फंक्शन बता दिया है, पैकेजिंग का काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, यानी पैकेज करता है, डिस्पैच करता है, कौन से मटेरियल को, पर्टिकुलरली ईआर जो चीजों को फॉर्म करता है उसको, साथ ही स्टोरेज का काम भी करता है। कभी कभी जो सिंपल शुगर्स होते हैं, उन सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है, and at the same time it forms a very very important cell organelle, और उस सेल ऑर्गेनल का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, याद रहेगी बात? तो फिर से सुनेंगे, गोल्जी एपरेटस इज ए यू कैन से सेल ऑर्गेनल which helps in packing and dispatching the materials which are synthesized near the ER। ER के आसपास जो मटेरियल बनते हैं उन सभी को पैकेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जहां भी जरूरत होगी वहीं पर भेजता है। सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, केवल और केवल अगर हम आरबीसी को छोड़ दें, ठीक है, और ह्यूमन स्पर्म जो होते हैं उनके अंदर ये नहीं रहता। याद रहेगी बात? और अल्टीमेटली मैंने बताया कि ये जो पार्ट हमारे पास गोल्जी एपरेटस, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो अब तीसरा सेल ऑर्गेनल आ गया है। पहले मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, उसके बाद मैंने आपसे गोल्जी एपरेटस का डिस्कस किया है, और तीसरे वाला लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम का जब भी जिक्र आता है तो तुरंत एक वर्ड आएगा, बार बार टीचर बोलते हैं, सुसाइडल बैग। कुछ बुक में सुसाइड बैग लिखा होता है, कुछ में सुसाइडल बैग लिखा होता है। अब बैग मीन्स ए स्ट्रक्चर विच कंटेन समथिंग, एंड सुसाइड का मतलब क्या होता है? सेल्फ किलिंग। इट मीन्स
दिस लाइसोसोम, अब देखिए बेटा ये लाइसोसोम है जो छोटा सा मैंने रेड बनाया है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ केमिकल दिखा है डॉट डॉट करके, दैट मीन्स दीज आर द केमिकल्स, और उन केमिकल को हम आमतौर पर वर्ड देते हैं पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब जो इसके अंदर जाएगा वो हजम का मतलब ये चीजों को फिनिश कर देता है। अगर इसके अंदर जर्म्स पहुंच गए, ये जर्म्स को किल करेगा, बैक्टीरिया पहुंच गए, बैक्टीरिया को किल करेगा, सेल का कोई टूटा फूटा हिस्सा इसके अंदर चला गया उसको खत्म कर देता है। तो ये इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा इसे बताया जाता है। एक्चुअली पूरी सेल को अगर क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्ट की है तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू लाइसोसोम। इट इज द क्लींजिंग, यू कैन से क्लीनिंग एपरेटस, पूरी सेल को क्लीन करने की कोशिश करता है। सेल में जितना भी कचरा पैदा होता है, कचरे की इंग्लिश हम डेब्रिस कह सकते हैं। डेब्रिस वैसे तो होता है जब मकान बिल्डिंग वगैरह गिर जाए तो उससे जो टूटा फूटा सामान होता है दैट इज कॉल्ड डेब्रिस। तो हमारे पास सेल के अंदर भी ऐसा होता है, सेल ऑर्गेनेल्स टूटते रहते हैं, फूटते रहते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स जब भी लाइसोसोम में पहुंचते हैं, लाइसोसोम उनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, सेल क्लीन हो जाती है। लाइसोसोम में किसी भी तरह के जर्म्स अगर एंटर करते हैं तो उन जर्म्स को किल कर देता है, तो सेल की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। साथ ही इसके बारे में अगर हम बात करें तो लाइसोसोम को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम्स और दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। दो टाइप का हमारे स्पेशल फीचर लाइसोसोम के बारे में आप बच्चों ने याद करनी है कि ये स्पेशल फीचर वर्ड बोल रहा हूं, क्लीनिंग तो आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो चीज इसके अंदर चली गई वो उसके केमिकल की नेचर की वजह से, उन एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, इसलिए सेल को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। साथ ही इसकी जो स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल, जो बहुत कम बुक्स में देखने को मिलता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पर अगर ये हमारे पास एग है, आप बच्चों ने सुना होगा फीमेल सेल को एग या ओवा कहा जाता है, इसके अंदर अगर स्पर्म एंटर करना चाहता है तो जब स्पर्म एंटर करना चाहता है तो लाइसोसोम यहां पर जो एग की वॉल के ऊपर आकर के इसके वॉल को डैमेज करता है, जिसकी हेल्प से स्पर्म इसके अंदर एंटर कर पाता है। स्पर्म इसके अंदर जाएगा तो देयर विल बी फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो याद रखेंगे लाइसोसोम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप बच्चों को शायद एक वर्ड सुना हो, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज ए स्पेशल स्टेज इन द लाइफ ऑफ फ्रॉग। इन दैट पर्टिकुलर फेज फ्रॉग जो होता है वो टेडपोल से धीरे धीरे कंप्लीट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। In that situation, when it converts, उसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, they have to be dissolved out. Lysosome helps in it. तो लाइसोसोम फर्टिलाइजेशन एंड मेटामॉर्फोसिस दो प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है, ये बहुत स्पेशल बात है इसके बारे में। और अगली बात अगर मैं करूं तो दैट इज अबाउट वॉक्यूल्स। वॉक्यूल का मतलब क्या होता है? वॉक्यूल एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर, ये वॉक्यूल है हमारे पास। वॉक्यूल मीन्स एम्प्टी स्पेस। वॉक्यूल का मतलब ये होता है एम्प्टी स्पेस, बट एक्चुअली दीज आर नॉट एम्प्टी स्पेसेस। These are not empty spaces actually. These are filled with some enzymes. These are filled with some minerals. ठीक है? तो these are fluid filled spaces. And vacuoles are absent, or if they are present in very small size in animal cells. Animal cell की अगर मैं बात करूं तो vacuole बहुत छोटे होते हैं या नहीं होते हैं, बट अगर वो छोटे होते हैं तो they may be many number. बट जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, इफ आई ड्रॉ अ प्लांट सेल लाइक दिस रफली, ये प्लांट सेल अगर आपके पास है, ये बाहर वाला सेल वॉल हो गया, यहां पर इसके अंदर वॉक्यूल रहता है, एंड दैट वॉक्यूल में कंटेन 50% to 90% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द प्लांट सेल. In that case, it is filled with minerals,
इट मे बी फिल्ड विद ऑयल्स, अमीनो एसिड, शुगर्स, डिफरेंट जो मटेरियल होते हैं उनसे फिल्ड रहता है। इन केस ऑफ प्लांट सेल ओनली, बिकॉज इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल एंड एट द सेम टाइम सेल के अंदर का जो प्रेशर होता है, अगले साल आप पढ़ेंगे टर्गर प्रेशर। सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसकी वजह से अंदर से सेल बाहर की ओर दबाव डालती है, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। स्टोमेटा का नाम सुना हो तो स्टोमेटा की जो सेल धीरे धीरे ओपन होती है, क्लोज होती है, दैट इज ड्यू टू टर्गर प्रेशर। तो ये जो आपका वॉक्यूल होता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल एंड एट द सेम टाइम इट हेल्प्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। सेल को कोलैप्स होने से बचाएगा, यानी उसको एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। सो टेक केयर अबाउट इट, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द मेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन आई टोल्ड यू अबाउट गोल्गी apparatus. Then I told you about this part, it was lysosome, and now it is vacuole. Vacuole are special structures which are present in the plant cell. They are fluid filled sac. इनके ऊपर भी बाउंड्री होती है, ठीक है, कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन का नाम याद रखेंगे, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है बेटा इसकी, इट इज कॉल्ड मोनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बच्चे से? मोनोप्लास्ट। याद रहेगी बात। नाउ वन very important, you can say the most important, however it is not justified to say one thing most important, but still I would have to say mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिए, ये वर्ड प्लूरल है। अगर हम बात करें कॉलिकर की, अगर हम बात करूं, दिस इज द पर्सन और यू कैन से साइंटिस्ट इन 1880 डिस्कवर्ड द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फ्लाइट मसल्स of insects. Colliker, that is the name of the biologist, you can say, in 1880 he discovered first time mitochondria in the flight muscles. Flight muscle कौन से होंगे? which help in the flight. Insects जो fly करते हैं, उनकी जो मसल फ्लाइट में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, उनके अंदर फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता लगा। बाद में पता लगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का पावर हाउस है। क्यों है बेटा पावर हाउस? बिकॉज इट जेनरेट्स एनर्जी, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में बनाता है? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये फुल फॉर्म है एटीपी की। कैसे बनाता है बेटा? जो भी फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है, दैट फूड गेट्स डाइजेस्टेड एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज कंबाइंस इन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद इस प्रोसेस का नाम रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, साथ में मिलता है ATP। ये सिंपल सा रिएक्शन आपने याद रखना है। वैसे तो ये साइटोप्लाज्म में भी होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल साइट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगी बात आपको। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़े से नहीं है, दे आर वेरी स्मॉल, 0.5। अगर माइक्रोमीटर की बात करूं तो 0.5 माइक्रोमीटर से शुरू होते हैं, एंड द मैक्सिमम गोज टू 1 माइक्रोमीटर। दिस इज द साइट। शेप की अगर बात करें तो ये रॉड की तरह से भी हो सकते हैं, ये छोटे से स्फीयर की तरह भी हो सकते हैं, और ये फिलामेंटस जैसे स्प्रिंग होता है उसकी टाइप से भी हो सकते हैं। बट दे आल्सो कंटेन ए डबल मेम्ब्रेन अराउंड देम। इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। अभी अगला टॉपिक आएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये दोनों ही ऐसे हैं जो एक तरह से सेमी ऑटोनोमस है, यानी अपनी दुनिया को खुद चला सकते हैं।
ये अपने प्रोटीन बना सकते हैं, अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। ये वन वर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम 2 सेल ऑर्गेनल विच कैन हैव देयर ओन डीएनए, दे कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स 2 वर्ड रहेंगे। तो ये साइज बताया मैंने आपको, साथ ही मैंने आपको बता दिया कि ये डबल मेम्ब्रेन है, इनका अपना आरएनए, दे हैव देयर ओन आरएनए एंड डीएनए। अदरवाइज तो आरएनए डीएनए कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। लेकिन राइबोसोम्स ऐसे हैं, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हैं जिनके पास अपना ये सिस्टम रहता है। ठीक है, याद रहेगी बात। इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। अगर मेन फंक्शन बता दो, एक बार फिर से बता दो फंक्शन, तो फंक्शन है इट इज द साइट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब भी बात करेंगे हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज द साइट, वो साइट है हमारे पास। कोई भी स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, इट में भी। ठीक है, तो ये साइट है, किस बात के लिए साइट है? ये पावर प्रोडक्शन के लिए, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए। सेकंड क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रोवाइड करता है एक तरह से सिंथेसाइज के लिए केमिकल्स, जो पर्टिकुलरली हमारे फैटी एसिड्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, उन सभी के सिंथेसाइज में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज हम बच्चों में और याद करनी है। अगला और लास्ट हमारे पास रहेगा प्लास्टिड्स। जब मैं प्लास्टिड वर्ड यूज करता हूं तो याद रखना है प्लास्टिड्स, these are the cell organelles which are present only in plant cells। ये किसके अंदर प्रेजेंट है? केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, विच आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली। जब हम इनकी बात करते हैं टाइप्स की, तो दे में बी ऑफ 2 टाइप्स, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरा हमारे पास रहेगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होगा व्हाइट, कलरलेस। बेटा प्लांट के जिस पार्ट पर सनलाइट पड़ती है उसके लिए हम कहेंगे एक्सपोजर टू सनलाइट। जैसे हमारी ग्रीन लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट का बाहर का हिस्सा होता है, जो सनलाइट के लिए एक्सपोज्ड पार्ट होते हैं, उन एक्सपोज्ड पार्ट में कलर आ जाते हैं, और वहां पर जो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। इसमें दोनों रहेंगे, आपके पास ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं। नॉन ग्रीन का मतलब इट में बी रेड, इट में बी येलो, ठीक है, इट में बी पर्पल और एनी अदर कलर। तो क्रोमोप्लास्ट में ध्यान करेंगे सभी आएंगे। ल्यूकोप्लास्ट मींस कलरलेस। जैसे रूट के अंदर जो आपका प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, स्टेम के बिल्कुल अंदर की साइड में जो प्रेजेंट होगा, जिसको एक्सपोजर नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। आफ्टर देन वी कैन से इनकी अपनी शेप किस तरह की होगी। तो जैसे मैंने बताया कि दे में बी हैव एनी शेप बट सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब अपना काम खुद चलाने में कैपेबल होते हैं। स्फेरिकल शेप हो सकती है, ओवल शेप हो सकती है, और दे में always present, or you can say they provide a very very important role in the plant cells। और अगर हम लास्ट बात करें हमारे पास, तो एक वर्ड और है सेंट्रोजोम्स। अब सेंट्रोजोम क्या होते हैं? सेंट्रोजोम आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स एंड दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर एक सेल के एन हम 2 पोल्स बना देते हैं और सेल डिवीजन के टाइम पर वो सेल के लिए हेल्प करते हैं। सो दीज आर द मेन। वैसे दुनिया भर के हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, वो सभी हमने पहले पढ़ भी लिए हैं। क्रोमेटिन के बारे में पहले बता चुका हूं, न्यूक्लियस के बारे में पहले बता चुका हूं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले बता चुका हूं, पूरा साइटोप्लाज्म के बारे में पहले आपसे बात हो चुकी है। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। तो थोड़ा सा प्लीज आप इसके डायग्राम को ठीक से देखिए, डायग्राम की और प्रैक्टिस करिए, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके बहुत छोटे छोटे नोट्स बना करके ट्राई टू लर्न देम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।